नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त, गजब, धांसू। देखिए, जैसा सीबीएसई ने अपना कमिटमेंट करा था, उस कमिटमेंट को सीबीएसई पूरा कर भी रही है। सीबीएसई ने पहले सर्कुलर बताया था कि वो कैसे कैसे इस बार के बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी, किस बेस पे बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा, किस बेस पे आपकी मार्कशीट बनेगी। उसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो डाली थी, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें सीबीएसई ने एक शब्द यूज करा था, रेशनलाइज्ड सिलेबस। एक शब्द यूज करा, रेशनलाइज मतलब रिड्यूस सिलेबस के साथ सीबीएसई आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी, वो भी दो एग्जाम्स में, टर्म 1 और टर्म 2। और हर हालत में एग्जाम कंडक्ट करेगी, घर से करे, स्कूल से करे, सेंटर से करे, हर तरीके से उस एग्जाम को कंडक्ट करने की बात करी गई है। और मैंने आपको बताया था कि उसमें कहीं ना कहीं आपको जो सेल्फ असेसमेंट है, आप अपने स्कूल में कैसे हरकत कर रहे हो, कैसे आपके मतलब कितनी क्लास अटेंड कर रहे हो, आपके स्कूल के इंटरनल कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सारा प्रोफार्मा आपके स्कूल वाले बनाकर सीबीएसई की साइट पे अपलोड भी करेंगे। अब सवाल यहाँ आता है कि सीबीएसई ने आपको दे दिया है क्या? रेशनलाइज सिलेबस। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली अकाउंटेंसी का टीचर हूँ, तो सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट का आपको क्या कहते हैं सिलेबस दिया है। मैं फिलहाल आपसे जो डिस्कशन करने आया हूँ, वो अकाउंट्स के सिलेबस की बात करने के लिए आया हूँ। बात क्लियर हो गई? सिर्फ मैं आपसे अकाउंट्स के सिलेबस की बात करूंगा। देखिए, पहले यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर मैं नहीं तो पढ़कर बताने वाली हरकतें नहीं करूंगा। मैं मोटा मोटी बात करूंगा, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर है नहीं है? वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, छोटी बनाएंगे, छोटी बातों में सारी बातों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे बेटा जी, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें बताएं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करने की बात कर रही है। पहले मैं प्रिपरेशन की बात कर लेता हूँ। जुलाई हमारा जा चुका है, अभी मान के चलिए कुल मिला के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं अप्रैल काउंट करके नहीं चल रहा, मैं मार्च तक की कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के आपके पास रह जाते हैं 8 महीने। कितने महीने? 8 महीने। कुल मिला के 8 महीने रह जाते हैं, और 8 महीनों में आपको जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है ना, उन 8 महीनों में जो भी आपका रिड्यूस सिलेबस है, उसकी आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन इन 8 महीनों में अगर मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूं, मैं ये मान के चलता हूं इन 8 महीनों में लगभग लगभग आप 3 महीने रिमूव कर दो। 3 महीने में रिमूव मार रहा हूँ, बल्कि आप एक काम करें, ठीक है ना, लगभग लगभग 4 महीने ही रिमूव कर दें एक तरीके से। आप 4 महीने इन्हें रिमूव कर दीजिए। क्यों सर, अभी रिमूव क्यों कर रहे हो? आपके पास 4 महीने ही बचे हैं कुल मिलाकर, ठीक है ना। आपको क्या सर ये 4 महीने क्यों रिमूव कर रहे हो? क्योंकि इन 4 महीनों में आपके एग्जाम्स भी होने हैं, आप रिवीजन भी करोगे, आप टर्म 1 के टाइम पे टर्म 2 की बात बिल्कुल भी नहीं करोगे, तब टर्म 1 की ही बातें करोगे, टर्म 1 का ही रिवीजन करोगे। तो कुल मिलाकर, और जब टर्म 2 की बात होगी तो टर्म 2 में लगे रहोगे, T2 में ही लगे रहोगे। T1 T2 की बात करूंगा, मैं टर्म पूरा नहीं बोलने वाला। क्लियर है? मतलब कुल मिला के आप ये समझ लो कि इस वक्त आपके पास 4 महीने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं, जिसमें आपको T1 और T2 कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, फिलहाल अभी अकाउंट की बात नहीं चल रही, सभी सब्जेक्टों को आपके पास ऑन एन एवरेज 4 से 5 महीने लगा के चलो, आपको T1 T2 की पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा T1 आएगा नवंबर दिसंबर में, चलो T1 के सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं, तो बेटा T2 के लिए समय नहीं बचने वाला, क्योंकि उन्होंने इतना ही समय छोड़ा है आपके लिए जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हो रही है? केवल और केवल आपको उतना ही सिलेबस सर टाइम मिलने वाला है जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो। तो अगर देखा जाए ना, इस वक्त अगस्त से लेके नवंबर तक के टेन्योर में, ठीक है ना, इतने टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपको T1 की तो कंप्लीट पूरा कोर्स करना ही है विद रिवीजन, और T2 का भी कुछ ना कुछ, मान के चलो जितना सिलेबस है ना, उसका कम से कम आधा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेना है। बात क्लियर हो गई? ये मान के चलिए, मतलब T2 की तैयारी आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि T1 की तैयारी करेंगे नवंबर दिसंबर तक, T2 की बात गई कर देंगे, ये गलत बात है, गलत गंदी गंदी बात सोच रहे हो। ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती आपको। बात क्लियर हो गई? अब सवाल क्या आता है
बात आती है अकाउंट की। इन्होंने अकाउंट में बड़ा मजेदार यूं कह लो कि कई बच्चों को बंटा धार कर दिया। क्या भैया, कई बच्चों ने तो एग्जाम ही शुरू नहीं करे थे, प्रिपरेशन ही शुरू नहीं करी थी, क्या करे क्या करे कैसे करे क्या करे। इन्होंने क्या करा, नॉर्मली आप सभी को पता है कि मोस्टली हमारे स्कूल में जो बुक लगाई जाती है वो लगाई जाती है टी.एस. ग्रेवाल। टी.एस. ग्रेवाल लगाई जाती है। और ये बात आप सभी जानते हो कि टी.एस. ग्रेवाल के अंदर, टी.एस. ग्रेवाल के अंदर आपकी 3 बुकें हैं। मतलब इस वक्त टी.एस. ग्रेवाल पहले जब 2 बुक पब्लिश करता था, वो 3 बुक पब्लिश करता है। बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 और बुक नंबर 3। अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल बात करूं, पहली बुक में टी.एस. ग्रेवाल एनपीओ की और पार्टनरशिप की बातें करता है। नॉर्मली स्कूलों के अंदर यही वाली बुक चल रही होती है, मोस्टली स्कूलों में ये वाली बुक चल रही होती है। यहाँ पर वो कंपनी और डेबेंचर की बातें करता है, कंपनी अकाउंट्स की बातें करता है, और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातें होती हैं। क्लियर नहीं है? अब तक किसी को पता ही नहीं था, ठीक है ना? अब तक किसी को पता ही नहीं था कि भैया चलना क्या है, करना क्या है। मैं तो अपना पर्सनल रिव्यू बना के बैठूं, मुझे तो ये लग रहा था कि भैया पहले ये है तो टर्म 1 के अंदर ये दे देना चाहिए। बट सीबीएसई ने बोला नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं देने वाले टी1। उन्होंने क्या करा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से ले लिया, थोड़ा इधर से ले लिया। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? इन्होंने टर्म 1 के अंदर और टर्म 2 के अंदर थोड़ा थोड़ा सिलेबस तीनों किताबों से लिया है। मतलब किसी एक किताब का लवर नहीं बनाया हमें। हमें क्या करा, इन्होंने थोड़ा थोड़ा सारे सिलेबस में थोड़ा थोड़ा हर जगह से ले लिया। लेकिन हाँ, देखो मजे की बात मैं आपको बता के चलूं, इन्होंने ये बहुत अच्छी बात करी कि इन्होंने जैसे टी1 को ऑर्गेनाइज करा है ना, तो टी1 में इन्होंने वो सिलेबस लिया है, वो सिलेबस लिया है, क्लियर ही नहीं है, जिसे टी2 को समझने में दिक्कत नहीं आने की। पहली बात, टी2 को समझने में मतलब एक तरीके से, एक अगर आपने यहाँ कवर अप कर लिया है तो टी2 कवर अप हमारा स्पीड से होगा। समझो, टी2 अगर टी1 की आपकी प्रिपरेशन हो गई है, तो जब आप टी2 की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो वो स्पीड से होगी, क्योंकि टी1 के अंदर आप बेस बना चुके होंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मान के चलो, बोला तो वैसे 50-50% गया है कि आधा आधा सिलेबस आएगा। बट मैं अगर बात करूं ना, मोस्टली सिलेबस, बड़ा अच्छा अच्छा सिलेबस जो है वो इन्होंने टी1 के अंदर कवर अप कर दिया है। टी1 करने के बाद आपका टी2 का बेस बन के तैयार हो जाएगा, मुझे इतना पता है। और दूसरी बात समझो, इन्होंने टी1 के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक या चैप्टर नहीं डाला, ठीक है ना, जिसका बेस तैयार ना हो। जैसा अगर मैं बोलूँ ना, मेरा कहना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वाली बुक करने से पहले इसका एक चैप्टर आने वाला है शेयर कैपिटल, यहाँ से एक ही चैप्टर आएगा कंपनी शेयर कैपिटल, तो वो आना बहुत जरूरी है। अगर वो शेयर वाला चैप्टर आ जाता है ना, तो बच्चों का यहाँ वाला बेस बन जाता है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो भी चैप्टर इन्होंने डाले हैं उससे पहले इन्होंने ये वाला चैप्टर भी डाल दिया। मतलब एक तरीके से आपका जो भी सिलेबस होगा सिक्वेंसिंग में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद आप जेट पकड़ रहे हो, सिक्वेंसिंग सिलेबस है। मतलब सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करा गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी पढ़ने में और पढ़ाने में, समझने और समझाने में। बात क्लियर हो गई? हो गई? क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि बुक 2 अगर पहले होती है तो बुक 3 का बेस बन के तैयार हो जाता है। क्लियर ही नहीं है? बुक 3 बहुत जल्दी समझ में आती है फिर बच्चों को। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब सवाल ये बात आती है कि बेटा करना कैसे है। बहुत सारा सिलेबस इन्होंने हटाया भी है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हटाया, सिलेबस हटाया भी है। और कुछ बातें तो इतनी करी है कि हाँ, यस, अगर टी1 इन्होंने एमसीक्यू बेस लेना है, ये देखो, टी1 इन्होंने अगर एमसीक्यू बेस क्वेश्चन लेना है तो एमसीक्यू बेस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सिलेबस डिजाइन करा है, और ये बताया कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। मैं बता के चल रहा हूँ, अननेसेसरी पढ़ोगे दिक्कत का समय रहेगा, टी1 टी2 को नहीं कर पाओगे। अननेसेसरी नहीं पढ़ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। देखो अननेसेसरी में याद रखना, हमें 5% थोड़ी कनेक्टिविटी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि कई बार किसी टॉपिक का बेस बनाने के लिए 5% आगे पीछे की अगर बातें बोली जाती हैं तो वो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें स्ट्रॉन्ग करती है एग्जाम के लिए। बात क्लियर हो गई? तो याद रखना मेरे बेटा जी, एमसीक्यू बेस स्टडी आपकी पहले याद रखना। एमसीक्यू बेस का मतलब है, ये मान के चलिए, केस स्टडी बेस क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ तो। और आपको तो पता है सीबीएसई ने केस स्टडी लॉन्च करी, देखो ये मैंने केस स्टडी भी आपके आगे खोली हुई है। ये सिर्फ अकाउंट की केस स्टडी मेरे बेटे जी, बात क्लियर हो गई? अकाउंट की केस स्टडी खुली हुई है। इन केस स्टडी का ये 8 केस स्टडी दी है सीबीएसई ने। इन 8 केस स्टडी की मैं 8 वीडियो अलग अलग बना के डालूंगा, देखना और शेयर जरूर करना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलिए, तो केस स्टडी बेस
डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड। अब अगर एमसीक्यू बेस की बात कर रहे हैं तो पहले बेटा देखो, एमसीक्यू तो सीधी सीधी बात होती है, सीधा सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति, 4 में से एक, 3 गलत, एक सही, आपको सिलेक्ट करना है। बट केस स्टडी की अगर मैं बात करूं ना, तो याद रखना, जो तुम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करते थे, जो तुम्हारे टीचर तुम्हारी कोचिंग में, तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन करवाते हैं, उन बड़े बड़े क्वेश्चन को ही मान के चलो वो तुम्हारा एक बड़ा सा केस है। उन बड़े बड़े क्वेश्चनों में तुमसे पूछ लेंगे कितने, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये मान के चलो, ठीक है ना। और 4-4 एमसीक्यू दे देंगे, 4-4 ऑप्शन दे देंगे, 4-5 क्वेश्चन, उनमें हर किसी में 4-4 वो दे देंगे ऑप्शन, और 3 गलत, एक सही। आपको क्या करना है, केस स्टडी को सॉल्व करके उनका आंसर देना है। आप ये मानो कि अगर आप कैसे, अगर कोई बच्चा ये सोच के चल रहा है कि एमसीक्यू का मतलब है छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ध्यान लगाना है, छोटे छोटे क्वेश्चनों पे बात करनी है, नहीं नहीं नहीं। अगर बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपने करे हैं तो वो भी करना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आपको एमसीक्यू के बेस पर ही आंसर देना है, लेकिन वो आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको बड़ा क्वेश्चन आता होगा। नॉर्मली याद रखना, अगर आप सीधा डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे या रटना शुरू कर दोगे, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ना है, पूरा स्टडी करना है, बड़ा क्वेश्चन करना है, क्योंकि जिसको बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ये मान के चलिए जैसा आपने करा होगा 10th में और 12th क्लास के अंदर भी आपके अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं, इंग्लिश के एग्जाम में तो होता है ना, अनसीन पैसेज दिया जाता है और फिर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनका आप आंसर लिख दो। ये मानो बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो कहते हैं ना कि वो बड़ा चैप्टर अगर तुम्हें क्लियर है तो छोटे छोटे आंसर आप बड़े प्यार से दे दोगे, ऐसा ही है। ऐसे यहाँ पर भी अगर आपको बड़ा सा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर भी दे दोगे। तो एमसीक्यू में तो आपको ये ध्यान रखना है, क्लियर है। वैसे मैं एमसीक्यू की आपको अलग से सीरीज, पेपर, क्वेश्चन पेपर, केस स्टडी क्वेश्चन सबकी वीडियोस में आपको दूंगा, चिंता ना करें, परेशानी ना उठाएं। क्लियर है, नहीं है। अब जो पहले सिलेबस का मॉड्यूल था उसे भूल जाओ, कौन कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वट सारी चीजें भाड़ में जाने दो। अब इन्होंने दे दिया नई बातें। नई बातें क्या दे दी, इन्होंने बोल दिया भैया एमसीक्यू होगा तुम्हारे 40 नंबर का, थ्योरी 40 नंबर का होगा और 90 मिनट का होगा। 90 मिनट का मतलब लगभग लगभग 1.5 घंटा। याद रखना, 1.5 घंटा मत बोलना, 90 मिनट बोले हैं इन्होंने, 90 मिनट की बात करना। बात क्लियर होगी, आपका एक एक मिनट कीमती, ये बताना चाह रहे हैं, एक एक मिनट एमसीक्यू में एक एक मिनट कीमती होता है, ठीक है ना। 90 मिनट मिलेंगे और 40 नंबर का होगा। बात क्लियर होगी, एमसीक्यू बेस। अब इन्होंने पहले किसकी बात करी, आपको पता है आपकी टीएस गेवाल के अंदर पहला चैप्टर एनपीओ का है, हटा दिया, T1 से हटा दिया, T2 में डाल दिया एनपीओ को, पूरा डाला एनपीओ में। एनपीओ में कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है, पूरा डाला एनपीओ, क्योंकि बड़ा धाकड़ चैप्टर है ना। T1 की तवज्जो, T2 की तवज्जो बनी रहे, इसलिए एनपीओ को यहाँ से हटा के वहां डाल दिया, और थोड़ा तुम्हें यहाँ रिलीफ दे दिया, चलो थोड़ा सिलेबस लेट दे रहे हैं हम, जुलाई के एंड में दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हें थोड़ा ये ला रहे है, एनपीओ ना आता है, एनपीओ ना आता, एनपीओ कर लेना, और मोस्टली बच्चों ने कर भी लिया होगा। क्लियर है ये नहीं है। अब बेटा जरा देखना, इधर देखो, तो इन्होंने पार्टनरशिप से शुरुआत करी, फंडामेंटल ऑलमोस्ट पूरा डाला है, कुछ भी इसमें डिडक्ट नहीं करा गया है। इसकी बारीक बातें मैं आपको बता दूंगा, पुरानी बातें कोई नई बातें नहीं है, ठीक है ना। चेंज इन पीएसआर पूरा डाला है, क्लियर है नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है जैसे पहले जैसा था, ठीक है ना। हाँ, रही बात एडमिशन में, तो जितना इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन से इन्होंने बहुत कुछ हटा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एडमिशन में आपको एक बात बोलूंगा, समझाना चाहूंगा। आओ पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ आपसे कि इन्होंने क्या करा है कुल मिलाकर। देखो, इन्होंने अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात करी है, पार्टनरशिप फीचर डीड मतलब थ्योरी की बात कर ली, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रोविजन है, वो 5 बातें याद है ना, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन बोनस, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर लोन, हाँ है ना, चार्जिंग एज प्रॉफिट, है ना, पार्ट चार्जिंग एज प्रॉफिट या पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह सब कुछ इसके अंदर सारी कंप्लीट थ्योरी है। थ्योरी है, थ्योरी की कोई सीमा नहीं है, ये मानो थ्योरी है तो सारी है। क्लियर है ये नहीं है। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करते हैं, गारंटी और पास एडजस्टमेंट, सब कुछ डाला है। लेकिन देखो, इन्होंने पास एडजस्टमेंट के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल दी, क्या, रिलेटिंग टू जो पास एडजस्टमेंट आएगा, जो गलतियां होती हैं वो यहाँ पर तुम कौन से क्वेश्चनों को तवज्जो देना, जिन क्वेश्चनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी
और जहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हो जाता है कि बांटना था 2:1 में, बांट दिया 1:1 में, ये जो रेशियो था वहां पर जिन क्वेश्चनों में इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, सैलरी और प्रॉफिट शेयरिंग मिले उन्हें कर लेना, बात खत्म, आंख मीच के कर लेना। और वैसे ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें यही मिलते हैं, ये बात तो तुम भी जानते हो, कोई नई बात बोलना नहीं चाह रहे, फिर भी इन्होंने बोल दिया है, मतलब एक तरीके से आपका कंसंट्रेशन ला दिया, दिमाग लगा दिया, भाई देख लेना। गुडविल के अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, गुडविल नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, सब कुछ है, परचेस गुडविल है ना, सेल्स गुडविल ए टू जेड सब कुछ है, गुडविल में कुछ भी नहीं हटाया है, सब कुछ वही है। अभी तक के सिनेरियो में अगर देखें तो ये मान के चलो कुछ भी नहीं हटाया फंडामेंटल और गुडविल में। बस हाँ एक बात याद रखना, आपको मैंने पढ़ाया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के दो ट्रीटमेंट होते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट होता था? एक होता था अगर आप मानो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या मानो पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर इंटरेस्ट लोन को एप्रोप्रिएशन मानते थे तो पीनल एप्रोप्रिएशन के अंदर डेबिट करते थे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते थे तो तुम उसे पीनल में डेबिट करते थे। इन्होंने क्या बोला है, इसे तो तुम हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानना, पीनल अकाउंट में खर्चा मान के डेबिट करना, बात खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन को ये दिमाग में डाल लो, ये बात इन्होंने फिक्स कर दी। गुडविल अकाउंट को कैपिटल करंट अकाउंट के थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो, ये तो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं बोल रहे, हमने सीखा भी यही है। हाँ, रिसेंटली एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि रेजिंग एंड राइट ऑफ गुडविल इज एक्सक्लूडेड, मतलब गुडविल इन और आउट मेथड जिसे हम कहते हैं, इसे हटा दिया गया है मेरे बेटा जी, इसे आपको करना ही नहीं है। अगर कोई बच्चा ये डाउट लेके बैठा है कि गुडविल में ये लिखा है कि गुडविल रेस एंड राइट ऑफ करो, ऐसा क्वेश्चन है तो वो नहीं आने वाला, हटा के चलो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, छी छी थू थू वाह 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 वाह, ठीक है, बिल्कुल हटा दो, साइड कर दो। बात क्लियर होगी मेरे बेटे जी? नाउ अब आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे जी, देखिएगा जरा, ये देखिएगा। फिर इन्होंने बोला है पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते कितने चैप्टर आते थे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पेशार। अब इन्होंने रिटायरमेंट और डेथ डाले T2 में, T2 में डाल दिया। लेकिन याद रखना T2 का रिटायरमेंट डेथ बड़ा आसान है। क्यों है? एक तो डेथ के अंदर इन्होंने सिलेबस बड़ा कम करा है, पहली बात। दूसरी बात, रिटायरमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है अगर तुम एडमिशन करके बैठे हो। मैंने बताया था ना कि एडमिशन हम कर चुके हैं अपने सिलेबस में, क्लियर है। अगर तुम एडमिशन करके बैठे हो तो बेटा सब कुछ हो जाएगा, ये मान के चलो, बन गया T2 का बेस, बन गया T2 का बेस, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो यानी कि देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं है, जो बातें मैंने बोली बिल्कुल वही बातें, पढ़ के देख लेना। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ, और इवन बैलेंस शीट भी बनानी है, प्रिपरेशन, रिवैल्यूएशन, अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेटा अगर बैलेंस शीट बनाने की बात आ रही है ना, तो तुम ये मत कहना अच्छा जी यहाँ पार्टनर्स कैपिटल की बात नहीं करनी क्या। बेटा ऑब्वियस ही बात है, अगर बैलेंस शीट बनाने की बात आ रही है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने की बात ऑटोमेटिक है, इसे नेग्लेक्ट मत करना है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बाकी सब कुछ है वही, कैलकुलेशन, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाटएवर, A to Z है। भैया यहाँ पे क्या वो नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट? बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व लिखा है ना, तो मान लो भैया वो WCR और IFR भी पढ़ के जाना है, क्योंकि MCQ में ये क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चेंज इन पेशर से भी कुछ नहीं हटाया, ये मान लो, ठीक है ना। अभी चिंदी चोरी हुई होगी, बाकी तो सब कुछ है। हाँ अब है एडमिशन, ये है, इसमें तुम पढ़ लो। इन्होंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रीटमेंट, देखो इन्होंने क्या लिखा है, ट्रीटमेंट नहीं लिखा, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा इफेक्ट ऑफ एडमिशन, भैया न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, सिर्फ ट्रीटमेंट की बात हो रही है। और रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट आता था वो हटा दिया गया है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन कौन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसकी बात ही नहीं बोली, यानी कि वो भी हट गया है। मतलब बहुत कुछ अगर हटाया है तो एडमिशन से हटाया है इन्होंने। लेकिन मेन बात ये समझ के चलो, जिन बच्चों ने मेरे पास या किसी भी टीचर के पास या स्कूल में, अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप ये मान के चलो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये बात करना एडमिशन सारे चैप्टरों का बेस बना देता है। क्लियर है ये नहीं है? एक बात और मैं बोलना चाहूंगा मेरे बेटे जी, अगर तुम्हारे टीचर तुम्हें 5 से 10% थोड़ा बहुत आगे पीछे की बात को कवर अप करने के लिए, या तुम्हारे कॉन्सेप्ट को, या तुम्हारी सोच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, तो पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस रेशनलाइज होने का मतलब ये नहीं है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। समटाइम अगर हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो हम लिमिटेड लिमिटेड तैयारी के साथ जाने वाले हैं, और अगर लिमिटेड तैयारी के अंदर से मामला आया तो ठीक, और थोड़ा सा सोच के ऊपर
मतलब सोच के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आया तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए 5-10% आगे पीछे का पढ़ने में कुछ नहीं जाता, पढ़ लेना, पता भी नहीं चलेगा। बात के लिए किसी को पता नहीं चलेगा। बात क्लियर हो गई। नाउ अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं थोड़ा दोबारा ऊपर जा रहा हूं। ये मैंने कर ली बात किसकी, मेरे बेटा जी, ये देखो जी, ये मैंने करी बेटा 18 नंबर की बात। 18 नंबर में इतना आ रहा है। और अब जो मैं अपनी कोचिंग में शुरू करने वाला हूं बच्चों के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू करने वाला हूं, वो है ये जो बच्चे नहीं पढ़ते बेटा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर डले बड़े, सब कुछ डाला वाला, सारा सिलेबस लर्नोमेट के प्लेटफॉर्म पर है। जाके आप देखो, गो थ्रू करो। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 12 अकाउंट का पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस T1 T2 के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होकर आपको आ जाएगा। आप उसे पढ़ो, जाओ, देखो। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैंने आपको बताया था, 9953247951 पर क्या कर दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बता दूंगा। क्लियर है ये नहीं है? हाँ जी। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, शेयर्स की अकाउंटिंग नहीं हटा कुछ भी इसमें से, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये शेयर्स ना। आने वाला जो T2 के अंदर जो चैप्टर है डिबेंचर, उसके लिए बेस तैयार करेगा तुम्हारे लिए। सब कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैं इसे थ्योरेटिकल लेके चल रहा हूँ, लेकिन आज CBSE कोई सप्लीमेंट देगा या कोई पब्लिशर सप्लीमेंट्री बुक देगा तो उसमें हम देख लेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या नहीं है। फिलहाल मैं इसे इसॉप को, ESOP इसॉप और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स को थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट मैं इसे थोड़ा प्रैक्टिकल कनेक्टेड होके भी पढ़ाऊंगा अपने स्टूडेंटों को, ठीक है ना। बाकी जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब आ रहा है, कुछ भी नया अलग थलग नहीं है। दूसरी बात, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोर्थ फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर पहले से था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इसका। तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर, ये ऐसा चैप्टर है, इसमें तो अगर आपको एक बार मामला क्लियर हो गया कि कहानी कैसे भग रही है, तो एक बार दौड़ना शुरू करोगे, दौड़ते चले जाओगे। और बीच बीच में से कितनी MCQ क्वेश्चन आ जाए, बात क्लियर हम कर ही लेंगे। बात क्लियर होगी नहीं होगी, हम कर ही लेंगे, ठीक है। और शेयर बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी लिखी जाती है, उसे फाइंड कैसे करा जाता है, क्लियर है ना, वो है इसमें। मतलब यही है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस है जो मैं बच्चों को पहले पढ़ाता था, जॉब है, सारा सिलेबस ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं डाला हुआ होगा तो मेरे कोर्स में तो ये होगा, हालांकि मुझे उम्मीद है शायद मैंने लास्ट ईयर ये भी डाल दिया होगा, फिर भी अगर नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। क्लियर है? ये आपके शेयर्स को लेके, इसमें कोई नई बात मुझे नहीं बतानी है, क्योंकि सब कुछ वही है। अभी बताऊंगा, मैं भी पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, सब कुछ है। फोर फीचर, ओवर अंडर, फुल सब्सक्रिप्शन, A to Z। क्लियर है? नाउ अब आगे चलते हैं मेरे बेटा जी। ये है देखो, यहाँ पे मैं कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे मतलब का पार्ट है नहीं। मैं फिलहाल यहाँ पर बात करूंगा आपसे किसकी, आपकी जो थर्ड बुक है, अब उसमें से। अब ये था पहली वाली बुक TS गेवाल की, ये थी दूसरी बुक TS गेवाल की, और ये तीसरी बुक जिसे हम पार्ट बी कहते हैं। तो पार्ट बी में तो इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने ले लिया मेरे बेटा पहला चैप्टर इसका। इसके अंदर शेड्यूल थर्ड की बैलेंस शीट आती है पूरी, उस बैलेंस शीट को पढ़ो। इसका मैंने कोड भी याद करवाया था, पता है क्या, इसका मैंने गाना लिखा हुआ था, जाके देख लेना, मैंने लिखा हुआ है, सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा, नहीं चाहिदा, इसका गाना लिखा है बेटा मैंने, सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा, नहीं चाहिदा। क्लियर है ये नहीं है? ये गाना है, इसमें पूरी बैलेंस शीट याद करना सिखा दूंगा। बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ऑफ पीनल के अंदर मैंने शॉर्टकट बनाया था, और पेप्सी दो, बोलो, और पेप्सी दो, और पेप्सी दो, ये स्टेटमेंट ऑफ पीनल का बनाया था मैंने। क्लियर है? और सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए के अंदर एक शॉर्ट कोड था, वो था मिसिस डोल्टोस फंडलो टिक्की टिस्को, मिसिस डोल्टोस फंडलो टिक्की टिस्को। इसमें ज्यादातर जो तुम्हें क्वेश्चन MCQ बेस में मिलेंगे, जो मुझे लगता है, ठीक है, अपनी बुक को अरेंज करो, तुम्हारी बुक के अंदर इनफ डेटा गिवन है, कौन सी हेडिंग, मतलब अगर कोई आपको फिक्स एसेट दी गई है, ठीक है ना, तो फिक्स एसेट के अंदर जैसे प्लांट एंड मशीनरी बोल दिया, तो पूछ लेंगे प्लांट एंड मशीनरी कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग में आता है। तो फिक्स एसेट जो होती है हमारी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी जो होती है, वो हमारी नॉन करंट एसेट होती है। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट की हेडिंग होती है, और फिक्स एसेट की हेडिंग के अंदर टेंजिबल की हेडिंग होती है, वहां पर प्लांट एंड मशीनरी को दिखाया जाता है। कुछ इस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जब इस चैप्टर को कवरअप करेंगे तो हम बहुत अच्छे से कवरअप करने वाले हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है ना, ये 10 नंबर का आने वाला है। सबसे बड़ा स्कोरिंग चैप्टर जो मुझे लग रहा है वो ये है, एक चैप्टर वो भी 12 नंबर का, ये 3 चैप्टर वो भी 18 नंबर के। और ये मान के चलो,
यहाँ पर इसकी वेटेज इतनी है जितनी वेटेज इसकी है। रेशियो एनालिसिस सारा रेशियो है, एक भी रेशियो हटाया नहीं गया है। दोनों ही चैप्टर 10 नंबर के आने वाले हैं। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? दोनों चैप्टर ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे चैप्टर ही है। बात क्लियर हो गई? मेन जो आपको ध्यान और तवज्जो लगा के पढ़ना है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। और ये पता चलना, स्टार्टिंग में आपको टीचर जैसा पढ़ा रहे हैं उनके पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करो। और आपको देखो जैसे आपने कहा पैटर्न पकड़ लेना, फिर तो ये मान के चलो आज जैसे घोड़े के नाल पिला के तबक तबक दौड़ता है ना, वो ऐसे दौड़ोगे, ऐसे हलवा बना दोगे चैप्टर का हलवा। तो कुल मिलाकर ये तुम्हारा हो जाता है मेरे बेटा जी 40 नंबर का पूरा सिलेबस तैयार। ठीक है, ये देख लो जी, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ तुम्हें। इसमें गौर फरमाने वाली बात इतनी है नहीं। शेड्यूल थर्ड की जो पूरी बैलेंस शीट है, हेडिंग एंड सब हेडिंग जो मैंने जिसकी बात करी, और पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों की बात हो रही है। बच्चे नॉर्मली बैलेंस शीट पढ़ के जाते हैं, लेकिन याद रखना पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों पढ़नी है। हाँ, ये आइटम हम पहले भी नहीं पढ़ते थे और अब भी नहीं पढ़ते, ये पहले से हटा हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इन्हें पहले से साइड करके चलते हैं, इन्हें तवज्जो वैसे भी नहीं देते, तो भाड़ में जाने दो इन्हें। अब आगे चलते हैं मेरे बेटा जी। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ, रेशो की। रेशियो एनालिसिस में आपका देखो क्या होगा, ये सारी थ्योरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। अब अकाउंटिंग रेशियो में इसके मेन थ्योरी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन एंड कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन के अंदर मतलब रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, तो रेशियो की ना मेन चार हेडिंग है, एक नीचे भी है ये वाला देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, और एक है तुम्हारा लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर है? इनके अंदर कौन कौन से रेशियो है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जो जो रेशियो दिए गए हैं केवल और केवल, वैसे मैंने जितना पढ़ा है सारे रेशियो कवर अप है, कोई भी रेशियो इन्होंने छोड़ा नहीं है, जितना पहले था उतना ही अब आ रहा है, कोई भी रेशियो नहीं छोड़ा है। क्लियर है ये नहीं है? मन में सवाल आ रहा होगा छोड़ा क्या है, तो मेनली इन्होंने एडमिशन से ही ज्यादातर छोड़ा है, बस इतना ही तुम पे परोपकार करा है। ठीक है ना? तो मैं एक बात आपको अलर्ट करना चाहूंगा, ये मत कहना कि मैं डरा रहा हूँ, अपनी कमर कस लो। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई करनी शुरू नहीं करी है, सिर्फ घर बैठ के मौज ले रहे थे और चीटिंग करके ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, वो भूल जाओ बेटा जी कि अब भी ऐसा हो जाएगा। इस उम्मीद में मत रहना कि भैया लॉकडाउन रहेगा तो ये एग्जाम घर से हो जाएंगे। मैंने बात पहली बोली थी, अगर ये एग्जाम तुम्हारे घर से हुए तो इन एग्जाम की वेटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो आप तो यही प्रार्थना करो कि भैया बोर्ड जो चीजें, बोर्ड जो एग्जाम तुमसे ले रहा है उसी के ओरिएंटेड तुम्हारा रिजल्ट बने। ठीक है ना? तुम्हारे स्कूल के अकॉर्डिंग तुम्हारा रिजल्ट ना बने, क्योंकि स्कूल में मोस्टली बच्चे लापरवाहियां कर देते हैं। बात की हो गई? और नहीं तो बेटा हर जगह स्ट्रांग रहो, न स्कूल में लापरवाही करो न बोर्ड के पॉइंट से लापरवाही करो। क्लियर है ये नहीं है? अभी तो याद रखना, आज रात तक मैं कक्षा 11वीं की वीडियो ला दूंगा, T1 और T2 की। याद रखना, जो बच्चे 2 साल की मेहनत करने वाले हैं, T1 मतलब जो 11th में इस वक्त, अपने जूनियर्स को बोल देना, उनको, उनकी जी वो सीता मैया है, सीता मैया, अग्नि परीक्षा 2 साल देनी पड़ेगी उन्हें। तो याद रखना, सीबीएसई ने T1 और T2 11th का भी लॉन्च करा है, और कोई भी स्कूल उसे चेंज नहीं करेगा। उसे उसी अकॉर्डिंग सिलेबस मतलब अपने एग्जाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग स्कोर शीट बनानी पड़ेगी और सीबीएसई को देनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई सेल्फ असेसमेंट पे जाएगा। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? चलो, एक बात इन्होंने लिख दिया, हालांकि कोई नई बात बोली नहीं है, पुरानी बात है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो प्रॉफिट मतलब जो ये एनपीआर बोलते हैं, इसमें इसको निकालने के लिए प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर टैक्स कोई सा भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मतलब एनपीआर निकाला जाता है तो नेट प्रॉफिट लिया जाता है, जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स कोई सा भी आ सकता है। ठीक है ना? जो तुम्हारा मन हो वो ले लो, और नहीं तो क्वेश्चन जैसा बोले वैसा करो। बात क्लियर हो गई? अब हम बात करेंगे किसकी, T2 की। तो T2 का सिलेबस थोड़ा सा आपको कम लगेगा। क्लियर है? अगेन देखो इन्होंने ये 40 मार्क्स का दे दिया है, अगेन ये 40 मार्क्स का दिया है इन्होंने। 40 40 80 और 20 नंबर का प्रोजेक्ट फाइल, स्कूल वालों की जय जय। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? याद रखना बेटा, स्कूल वालों के आगे बिल्कुल नतमस्तक हो गए। बात क्लियर होगी? तो बेटा जी 40 नंबर। और मेन बात देखो इधर, इन्होंने ये तो बताया नहीं है क्या, टाइम, कितना टाइम देंगे ये नहीं बताया इन्होंने। हाँ, हालांकि इन्होंने उसमें बता दिया था कि 2 घंटे 1.5 घंटे का समय रहेगा, जब इन्होंने सर्कुलेशन इशू करा था आपके लिए। तो अकाउंटिंग फॉर एनपीओ ये तो धमाकेदार है बेटा जी, 10 नंबर का पहले भी था और अब भी। इसकी बेटे जिन्होंने इतू ची भी कम निकली, इतू ची भी कम निकली, पूरा डाला है। और ये 12 नंबर का डाल दिया बेटा जी। 18 नंबर वहां, ये है ना, ये पहली बुक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये मान के चलिए, यहाँ जो 18 नंबर की बुक
T1 में आ गई और 22 नंबर की बुक आ रही है आपकी पहली वाली T2 में। कंपनी डेबेंचर ये छोटा चैप्टर है। अगर तुम्हें शेयर्स आ गया है तो डेबेंचर का तो तुम हलवा बना दोगे, पहले बता रहा हूँ। इस वाले मटेरियल में आपको डेबेंचर के अंदर छूट दी गई है अच्छी खासी, बताऊंगा क्या दी गई है। और देखो ये बड़ा आसान, यहाँ पर ये बड़ा आसान है, सो सिंपल। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इसकी प्रिपरेशन मोस्टली बच्चे करके बैठे होंगे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था, तो मोस्टली स्कूलों में एनपीओ पहले खत्म करा दिया होगा। इवन मैंने भी एनपीओ खत्म करवा दिया है। क्लियर है ये नहीं है? अब आगे चलते हैं। डेबेंचर की अगर हम बात करें तो अगर आपको शेयर्स आ गए तो डेबेंचर तो हलवा बनाना चुटकी खेले। ये मान के चलो अगर शेयर्स को पढ़ाने में 10 दिन लगते हैं ना, तो डेबेंचर को पढ़ाने में 3 दिन लगते हैं। इतना इतना अंतर आ जाता है, इतना अंतर आ जाता है, ये मान के चलो आप। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इतना अंतर है बेटा जी। 8 देखो तभी इसकी वेटेज भी कम है। वो 12 नंबर का था, ये 8 नंबर का आ रहा है मात्र। बात क्लियर हो गई? लेकिन है स्कोरिंग ये भी मजेदार स्कोरिंग वाला टॉपिक है, छोटा है टॉपिक और उसके अकॉर्डिंग 8 नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये क्या है, कंपेरेटिव कॉमन साइज। 4 नंबर का ये आता था, ये कितने नंबर का दे रहे हैं इस वक्त? ये भी 10 नंबर का दे रहे हैं। आपको बताऊं 10 नंबर में आप ये मान के चलो 6 नंबर का तो यही है, और 4 नंबर का ये मान के चलो। पहले भी 4 नंबर का आता था और ये 6 नंबर का आता था। इसमें जो मेन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा जो मेन है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव कॉमन साइज तो एक दिन का हलवा है, मात्र एक दिन का, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ना या मोटा माटी अगर स्टूडेंट ओरिएंटेड बोलूँ तो उनको ये इसको समझने में ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी, और इसको समझने में ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी बस। और कहीं जरूरत नहीं है मेरे बेटा जी, क्योंकि औरों का तुम बेस बना चुके होंगे। ये बात मैं बता के चल रहा हूँ। क्लियर है? कंप्यूटर अकाउंटिंग की बात हम कर नहीं रहे, आ जाओ। देखो जी एनपीओ के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ वही है। लेकिन हाँ बस इतनी बात मैं बोल के चल रहा हूँ तुम्हारे आगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट एंड प्रिपरेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, फीचर्स एंड प्रिपरेशन। तो याद रखना, कई बच्चे इस पे गौर कर लेना, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो सिखाता हूँ इन चीज़ों को। कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कई बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कि उनको तो ये लगता है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें बना बनाया मिलेगा, एंड वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। ऐसा जरूरी नहीं है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अलग से बनाने के लिए भी आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है ना? फीचर प्रिपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम गिवन। हाँ इन्होंने ये बाकायदा बोला है कि आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आएगा 6 नंबर में बैलेंस शीट, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दी जाएंगी, और साथ में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। उसके साथ साथ ही आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। और मैंने बताया था बिल्कुल कैश बुक की तरह बनता है, कुछ भी उसमें अलग थलग नहीं होता। नाउ आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट इन क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, जो यहाँ पे तुम्हें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी ना मेरे बेटा जी, वो 3 से 4 दी जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। और रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बता दें कि सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, कंज्यूमेबल आइटम की एडजस्टमेंट, और सेल ऑफ एसेट और ऑल मटेरियल की असेसमेंट एडजस्टमेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आएंगी। इन पे तवज्जो, मतलब ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट है सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल और सेल ऑफ मटेरियल, इनके बारे में। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस को आप, एंड जनरल डोनेशन को आप रेवेन्यू रिसिट मानोगे, बात खत्म। मैंने बोला था रेवेन्यू मानो, कैपिटल मानो, कुछ भी मान सकते हो। इन्होंने बोला आप रेवेन्यू मानना, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा रेवेन्यू मानना। एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक्चुअली ना कुछ एनजीओ ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे पतंजलि है कि एनजीओ है, वो ट्रेडिंग भी तो करता है, मतलब व्यापार भी तो करता है, बट है वो एनजीओ। तो उसकी वो ट्रेडिंग एक्टिविटी को वो तुम्हारे कोर्स में इस वक्त नहीं है, हटा दिया गया है। बाकी पार्टनरशिप के अंदर बेटा देखो मैं बता रहा हूँ, रिटायरमेंट डेथ के अंदर इन्होंने क्या करा है। देखो जी इन्होंने बता दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, और आपका रिजर्व, इक्विटी, प्रॉफिट लॉस। और यहाँ पर है बेटा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है तो बट ऑब्वियस बात है रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट भी आपको करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे बड़े क्वेश्चनों की तैयारी करनी पड़ेगी। एडमिशन में इन्होंने आपको रिलीफ दे दिया था, यहाँ पर इन्होंने वो चीजें डाल दी हैं। और मेन बात देखो डेथ में इन्होंने क्या डाला है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेथ। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च की, और बंदे की जो अर्थी सज गई है, वो सज गई है 1 जून को सज गई है अर्थी, है ना? वो 4 गंदे और 8 पैरों पे निकल रहा है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। क्लियर है? सत्य बोलो पत्ते है, सत्य बोलो पत्ते है। तो यहां से लेके यहां तक देखो, बैलेंस शीट डेट से लेके डेथ की डेट तक, अप्रैल और मई, बंदा 2 महीने जिंदा था, तो ये 2 महीने में जो भी प्रॉफिट या लॉस बनता है मरे हुए बंदे का, वो निकालना
वो तुम्हारे कोर्स में है, बाकी सब कुछ इन्होंने रिमूव मार दिया है, सेक्शन 37 वगैरह। फिर मैं बोलूंगा अगर तुम्हारा टीचर तुम्हें 5-10% पढ़ा देता है तो पढ़ लेना, कुछ भी इसमें नहीं जा रहा आपका पढ़ने से। क्लियर है? डेथ में बहुत रिलीफ दिया है, डेथ से बहुत कुछ हटा दिया है। डिसोल्यूशन में ऑलमोस्ट सारा है, कुछ भी इसके अंदर मुझे नहीं लगता। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म एंड टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है ना। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, रियलाइजेशन, अदर रिलेटेड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैश बैंक अकाउंट, ठीक है ना। और ये पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज, मतलब इसके अंदर सब कुछ है, ठीक है ना, सब कुछ है, इसमें कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ कंपनी के अंदर देखो, अब मैं बता रहा हूँ कंपनी के अंदर इन्होंने क्या हटाया है और क्या लगाया है। देखो इशू और डिवेंचर, जैसे वहां इशू शेयर था ना T1 के अंदर, शेयर वाला पोर्शन था, या इशू डिवेंचर है, इशू डिवेंचर एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, इशू डिवेंचर अदर देन कंसिडरेशन, इशू डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है ना। डिवेंचर डिवेंचर एज कॉलेड, डिवेंचर एज कॉलेड सिक्योरिटी, इंटरफेरेंट डिवेंचर, राइटिंग ऑफ, ये मान के चलो आपकी सेकंड बुक का ना, टीएस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर होता है ये सब कुछ वही है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है बिल्कुल। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता था ना, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, धाकड़, धाकड़, उसके तो प्रोविजंस भी चेंज हो गए हैं, मेन बात ये है। क्लियर है? तो इन्होंने वो चीज हटा दी है, इन्होंने वो चीज हटा दी है, और टीडीएस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने हटा दिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस इज एक्सक्लूडेड, पहले था, लास्ट ईयर था, बट इस साल टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया है। और डिवेंचर का जो रिडेम्पशन और डिवेंचर था, वो टॉपिक इन्होंने पूरी तरीके से रिमूव कर दी, जैसे लास्ट ईयर करा था, बहुत धाकड़ था। मतलब अगर वो होता तो T2 की तवज्जो, जैसे एनपीओ एक धाकड़ चैप्टर है ना, कैश फ्लो एक धाकड़ चैप्टर है, ऐसे डिवेंचर, रिडेम्पशन और डिवेंचर एक धाकड़ चैप्टर है, वो हटा दिया। यहाँ आपको बहुत अच्छा रिलीफ दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। क्लियर है? नाउ ये तो कॉमन सेंस कंपेरेटिव है, थ्योरी है, और बस कैश फ्लो की बात करी इन्होंने। कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो बिल्कुल सेम सिलेबस है, इनडायरेक्ट मेथड रिवाइज AS3 के अकॉर्डिंग, जैसे पहले आ रहा था वैसे अब आ रहा है। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एसेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, बोथ इन फाइनल डिविडेंड, बिल्कुल पहले वाला है। बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश टू बी डिडक्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्लियर है। करंट इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। कोई नई बात नहीं है, सारी बात इन्होंने पुरानी बोली है, कुछ भी इंक्लूड एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बोला है। और ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड टू बी गिवन इफेक्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन AS4 इवेंट अग्रिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी अकाउंटेड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर इट विल बी डिक्लेयर। ये बात पुरानी है, कोई नई बात इन्होंने नहीं बोली है। मतलब कुल मिलाकर कैश फ्लो के अंदर इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं करा है, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। तो कंप्लीट है T1 और T2 के बारे में था, और मैंने आपको बता दिया था मेरे बेटा जी कि खाली ये मत सोचना कि आपने T1 की ही बात करनी है। T1 के टाइम पे आपको हो सकता है T2 के 1-2 चैप्टर एटलीस्ट प्रिपेयर करके चलना। मैं इतना कह रहा हूँ, कम से कम कुछ ना हो तो T2 के अंदर जो मैंने 2 चैप्टर बोले हैं ना, एनपीओ और कैश फ्लो, कोई सा एक चैप्टर तो कवर कर लेना, बस आपका आधा वर्डन हो जाएगा। जिन बच्चों ने एनपीओ पहले कर लिया, कोचिंग में स्कूल में हो गया, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे उस चैप्टर को, रिवाइज रहे। कैश फ्लो को स्ट्रॉन्ग कर लेना एटलीस्ट इस टेन्योर में, दिसंबर से पहले पहले। बात क्लियर हो गई? चलिए, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो 9953247951 पर मुझे व्हाट्सएप करें, कोई भी सवाल है जवाब है मुझे बताएं। और एक बात और, केस स्टडी वाले क्वेश्चन ला रहा हूं, MCQ भी ला रहा हूं आपके लिए। क्लियर है? आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।